हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, बीपीएससी, टीचर इन सब फील्डों की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा रहे हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब ये पार्ट 5 है जिसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 160 क्वेश्चन हम यहाँ तक करा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो इसका आंसर है बल और त्वरण। आप जानते ही हैं कि जो फार्मूला होता है फोर्स का F=ma होता है, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारा फोर्स है वो एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुण दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्देश की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं सदिश राशि कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो सदिश में होता है। और इसमें द्रव्यमान, संवेग, दूरी, चाल में सिर्फ संवेग ऐसा है ऑप्शन जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणित वेग, और वेग की वजह से ही संवेग का भी डायरेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो आयतन, बल, द्रव्यमान, लंबाई। इन आयतन, द्रव्यमान, लंबाई तो अदिश राशि है, लेकिन जो बल हमारा है वो एक सदिश राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कार्य में अगर हम कार को देखते हैं तो कार का फार्मूला होता है W=FD cos थीटा। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। अगर cos थीटा लगा हुआ रहता है इसका मतलब यह एक अदिश राशि होता है, यानी इसमें परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिक्स से है, जिसमें हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, या एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो याद रखिएगा, इसमें जो सबसे अधिक कार्य कर पाएगा वो है बंदूक से चली हुई गोली। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन की आवश्यकता होती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है, बल का विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो याद रखिएगा W=FD cos थीटा में सारे वैल्यू को पुट करने पे हमें थीटा का मान पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये ALP में पूछा गया था। तो रेलवे में रेलवे ग्रुप डी, RRB, RPF या फिर NTPC इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, और इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप PYQ क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाते हैं तो आप आसानी से साइंस के पोर्शन को कंप्लीट कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन पर 1.5 मीटर ऊंचाई अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर कोई हाइट होता है, अगर ग्रेविटी भी काम कर रहा है, तो हम W=mgh फार्मूला लगाते हैं जो स्टैटिक एनर्जी के बराबर होता है, और इससे हम वैल्यू पुट करके आंसर को निकाल सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा? तो वही फिर से अभी आ गया W=FD फार्मूला से हम वैल्यू को रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो होगा न्यूटन में। अगला क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर एक बिंदु से किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्य को रूप में परिभाषित करता है। तो याद रखिएगा, इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने से
इसका ऑप्शन होगा ए। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी भी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के उस बिंदु को उठाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप जानते हैं हमें जितना ऊंचाई तक किसी वस्तु को उठाना पड़ता है उतना ही ज़्यादा हमें ग्रेविटी कि अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ता है। यही रीजन है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी वस्तु को अगर हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना होता है ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तब जाके हम उसको स्पेस पे भेज पाते हैं। और 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है तो हम उसको अपने जो स्टेशनों पर स्टे करा पाते हैं किसी भी सैटेलाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 1 में 2018 में पूछा गया था। न्यूमेरिकल हमेशा से ही रेलवे पूछता है, उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है। और आप जानते हैं कि जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जब जी का मान 9.8 है? तो वही W/mgh फार्मूला रखेंगे। मास हमको दिया हुआ है, जी का मान 9.8 है और एच का मान 10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 98 जूल आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक चीज़ विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य का मान जो होता है वो ऋणात्मक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए, जहाँ पे जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम मास हमको 20 किलोग्राम दिया हुआ है, ग्रेविटी हमको 10 दिया हुआ है और हाइट भी हमको 2 मीटर दिया हुआ है। तो W/mgh फार्मूला लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आ जाएगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो याद रखिएगा वो 1 जूल हो जाएगा। ये तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। आप जानते ही हैं जब डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं W/FD cos थीटा, जब डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है, एक जगह पे खड़ा हुआ है तो हमारा cos 90 डिग्री बनाता है। 0 डिग्री हो जाने पर पूरा वर्क ही हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर कितना भी टन सामान लेकर खड़ा हो अपने सर पे, तो इन मैथमेटिकली इन साइंस के फॉर्म में कहा जाएगा कि देखिए यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 0 जूल है, जबकि वहाँ पे फोर्स लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। आप जानते हैं क्षैतिज दिशा लेटी हुई लाइन होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा इस प्रकार से वर्टिकली खड़ी हुई रहती है। तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? याद रखिएगा मास हमको दिया हुआ है 4 किलोग्राम, पहली वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, हमको 10 मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम फार्मूले लगाएंगे W/12mv²। हाफ mv² जब हम यूज़ तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी और एंडिंग वेलोसिटी, उसका हम लोग डिफरेंस स्क्वायर करके निकालेंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? तो याद रखिएगा गेंद का द्रव्यमान हमको दिया है 0.1 किलोग्राम। गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी 2 मीटर है। ये 2 मीटर इसका हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड है और इस पर किया गया कार्य W है। तो हमारा जो W आएगा, माफ करिएगा, 2 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? W/mgh, और उस mgh में हमारा जो वैल्यू m दिया है, g दिया है, h दिया है, वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ मैथमेटिकल्स क्वेश्चन है जो कि आपको देखना है। आपको थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल और आपके फार्मूले भी लर्न होने चाहिए अगर आप इस प्रकार के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर यहाँ तक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो?
तो ऑप्शन है डी। हम W बराबर एफ डी कोस थीटा से देख सकते हैं कि किस किस स्थितियों में जो हमारा कार्य है वो जीरो होगा। अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, अगर फोर्स जीरो है तो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमारा कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री बना रहा है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स भी है तब भी हमारा कार्य जीरो ही होता है। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, इसके 3 शर्तें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो, शून्य हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर mgh से हम निकाल सकते हैं। W बराबर mgh मास दिया हुआ है, ग्रेविटी हम 10 मान लेंगे और हाइट कितना हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो आराम से हम इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कराते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं, शक्ति नहीं बोलते। एनर्जी अलग है, एनर्जी में हमारा काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी आता है, जबकि हमारा जो पावर है P वो P होता है रेट ऑफ वर्क, P इक्वल टू W/T होता है। इस प्रकार से कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। सिंपल से अगर कार्य का मान, अगर हमारा W का मान क्या है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो याद रखना उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। अगर हमारे कार्य का मान निगेटिव आ रहा है तो याद रखें उसकी एनर्जी घटेगी। ठीक है, तो यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया गया है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। इन चारों ऑप्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें एक ऑप्शन है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। ये जो खड़ा है इसकी वजह से जो थीटा है वो 90 डिग्री बना रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा, इसकी वजह से हमारा जो W बराबर एफ डी कोस थीटा होता है यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है, अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही हमारा 0 है तो फिर कार्य हमारा 0 तो हो ही जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तो याद रखिएगा जब बल विस्थापन बल की दिशा में होगा तो किया गया कार्य जो W होगा वो धनात्मक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। तो याद रखिएगा थीटा बराबर 90 डिग्री, जो मैंने आपको बताया था यही होता है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारा कार्य 0 होगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो याद रखिएगा 90 डिग्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है। हमने बताया है कि W बराबर एफ डी कोस थीटा में 3 कंडीशन में हमारा जो क्या होता है, पावर जो वर्क होगा वो कार्य जो होगा वो 0 होगा। फोर्स 0 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए या कॉस 90 डिग्री हो जाए, इन तीनों कंडीशन में हमारा जो कार्य होगा वो हमारा 0 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक कुली 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन का भार उठाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। अतः W बराबर एफ डी कोस थीटा से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चलता है तो हम मान के चलते हैं कि इस पर कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि
थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाता है, जिसकी वजह से वर्क हमारा 0 कहलाता है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। ठीक है, जो फोर्स लगता है और विस्थापन जो इस प्रकार से होता है, उनके बीच का जो लंबवत कोण बनाता है वो थीटा बराबर 90 डिग्री बनाता है, जिसकी वजह से हमारा कार्य इन मैथमेटिकल फॉर्म में 0 बताता है, जबकि इन रियलिटी वहाँ पे तो कार्य हो रहा होता है, मेहनत तो गधा कर ही रहा होता है। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर FD से हम फॉर्मूला रखेंगे, हमारा 80 जूल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो जब ऊपर ले रहा है तो W बराबर mgh फार्मूला लग जाएगा। हमको मास दिया हुआ है 15 किलोग्राम, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे और हाइट भी दिया हुआ है 1 मीटर। आंसर हमारा 150 जूल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य होता है यदि बल है, ऊर्जा है, घर्षण है या शक्ति है। तो याद रखिए कार्य तभी होगा जब उसमें ऊर्जा होगी। ठीक है, घर्षण, बल, शक्ति नहीं, ऊर्जा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल ही होता है और दोनों ही अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। W बराबर FD cos थीटा से हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। अर्थात यदि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के अनुदिश थीटा बराबर 0 हो तो कार्य अधिकतम, तथा यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो कार्य को धनात्मक और ऋणात्मक बोला जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे विस्थापन आता है, डिस्प्लेसमेंट, और आप जानते हैं जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन या बल और विस्थापन के बीच कोण पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। भौतिक में कार्य का अर्थ निम्नवत है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया कार्य कहलाती है। हम जानते हैं W बराबर FD cos थीटा में कभी भी मास नहीं आता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं फोर्स आता है और डिस्प्लेसमेंट आता है, इनके बीच का कोण भी आएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं आता है। तो ऑप्शन इसका बी होगा, वस्तु का द्रव्यमान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो वही वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में शिफ्ट 3 में। तो ये क्वेश्चन रिपीट करते रहते, घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछते रहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा निर्भर नहीं करती है तो वस्तु के द्रव्यमान पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा जब कार्य बोलेगा तो W बराबर FD cos थीटा फार्मूला लिख दीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा कि ये किस किन चीज़ों पर निर्भर कर रही है। FD के बीच के कोणों पर निर्भर कर रही है, फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर कर रही है, लेकिन कहीं पर भी मास पे यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। इसलिए किस पर निर्भर नहीं करती? तो वस्तु के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक चली हुई गोली या एक घूमता हुआ पहिया। तो इसका आंसर हो जाएगा
गोली, चली हुई गोली, वेग का मान कम है लेकिन चली गोली का वेग अधिक होने का इसकी गति ऊर्जा का मान और अधिक है, इसलिए कार्य भी अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो चली हुई गोली ज़्यादा काम करेगी कंपैरिजन टू एक घूमता हुआ पहिया या उठा हुआ हथौड़े से। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो वही होगा W बराबर mgh, यहाँ पे FD cos थीटा नहीं लगेगा, W बराबर mgh का होगा। मास 10 किलोग्राम है, जी हम 10 ले लेंगे और हाइट हमारा क्या है 1.2 मीटर, तो सबका मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो वर्क है वही हमारा एनर्जी है, वही हमारा mgh है, वही हमारा हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है। तो इस प्रकार से अगर इसको एक यूनिफिकेशन फॉर्म में अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। चाहे वो वर्क हो, वो एनर्जी है आपका स्टैटिक एनर्जी है, वही आपका काइनेटिक एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्य कहलाता है, अब W FD cos थीटा यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या होगा? तो अब निकाल लो, W बराबर FD से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो D बराबर हम लोग निकालेंगे W/F से। हमको W भी दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है, तो आसानी से हमारा आंसर 8 आ जाएगा, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो वही फिर से W बराबर FD, हमारा F और D का मान दिया हुआ है, 10 × 550 जूल हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है, वाट नहीं होता, याद रखिएगा, वाट शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, आ गया ना, किसी वस्तु का कार्य किस पर निर्भर करता है? फोर्स पे करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे करेगा, उनके बीच कोण पे करेगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी, A, C और D, विस्थापन पर, प्रयुक्त बल पर, और जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल के गुणनफल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है W बराबर FD, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन होगा बल और विस्थापन के बीच कोण पर, ये भी सही है। प्रयुक्त बल पर, ये भी ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान पे नहीं, तो यानी ABC इसका राइट आंसर होगा, ABC इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बल फोर्स 0 है तो किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर FD cos थीटा से F अगर 0 है तो एवरीथिंग इज 0, तो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन पर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो वही W बराबर mgh, फिर से फॉर्मूला लगेगा, मास GH दिया हुआ है, हमारा 180 जूल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर FD से, हमारा F भी दिया हुआ है 25 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया हुआ है 5, तो हो जाएगा 125 जूल। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापन करने में विफल रहे तो किया गया कार्य हम लोग क्या बोलेंगे? 0 है, कि बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि 0। भले ही आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो पत्थर कितना खसकने की वजह से, दीवार कितना खसकने की वजह से मान लिया जाता है कि कोई भी कार्य नहीं हुआ, कि कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। भले ही आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फोर्स लगाने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर तो 0 हो जाएगा कार्य हमारा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो वही W बराबर FS से 12 × 4, 48 जूल आ जाएगा। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जूल विशेष ध्यान रखिए, कभी कभी मात्रक बदल के
एग्जामिनर आपको परेशान करता है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर होगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। अर्थात कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर करता है। अतः स्पष्ट है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, FD cos थीटा है। कार्य वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन तथा बल के विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है और कार्य एक अदिश राशि है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? विस्थापन पर निर्भर करता है, वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, प्रयुक्त बल पे करते हैं, इनके बीच के कोणों पर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कौन नहीं करता है? कार्य W बराबर FD cos थीटा से हम आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। विस्थापन नहीं होगा तो शून्य हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, बल्कि आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है बल्कि आवश्यकता नहीं होती है, गलत है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ये भी सही है। वस्तु का अवशोषण उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है वस्तु का विस्थापन आवश्यक होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ना तो ए है, ना तो सी है और ना तो डी है। तो इस प्रकार से हम लोग 210 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। अगर यहाँ तक आप हमारे वीडियो को देखते हुए पहुँच चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले आपके जो भी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन को करा सकूँ और आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकूँ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, तो इसका ऑप्शन होगा वस्तु के आरंभिक वेग पर। कौन सी चीज़ों के न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा? विस्थापन अगर नहीं होगा तो किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है कि बल विस्थापित होनी चाहिए, जो वस्तु है अगर वो विस्थापित होगी तो होगा, या फोर्स उसमें लगना चाहिए, फोर्स के साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। इस शर्तों को पूरा करता है तभी हम कहते हैं कि देखो कार्य हुआ है। 210वां नंबर क्वेश्चन हम करने वाले हैं और यहीं से हम अपने क्वेश्चन अपने इस सीरीज को अभी के लिए स्टॉप करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, याद रखिएगा, कार्य। ऑप्शन नंबर सी, W बराबर FD cos थीटा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आप लोग यहाँ तक आए, हमारे वीडियो को पूरा देखा। तो अगर यहाँ तक आप देख पाए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देख तो लेते हैं। तो मैं उनसे विनती करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।